हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों कक्षा 12वीं से संबंधित राजस्थान अध्ययन की जो आपकी किताब चलती है दोस्तों, उससे वन लाइनर फॉर्मेट में आपके जो भी सवाल बन सकते हैं, आज उन सभी सवालों की हम बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से आपको एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा। ये कक्षा 12वीं का निचोड़ है पूरा। जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर पटवार, रीट, वीडियो, ईओ, आरओ, आरएस एग्ज़ाम, पशु परिचर एग्ज़ाम, इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वही इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। यहाँ से एग्ज़ाम में सवाल ज़रूर पूछा जाता है और आपको पता भी नहीं चलता ये सवाल कहाँ से पूछा गया है। तो आज हम राजस्थान अध्ययन की कक्षा 12वीं की जो किताब है उससे संबंधित सवाल करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वह चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको राजस्थान जीके से रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है दोस्तों वो प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की सामंत व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो राजस्थान के अंदर जो सामंत व्यवस्था थी दोस्तों वो किस पर आधारित थी, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये रक्त व कुलीय संबंध पर आधारित थी, ये आपको ध्यान रखना है। रक्त व कुलीय संबंध पर आधारित थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, प्रोफेसर राय चौधरी ने सामंत व्यवस्था का उदय काल माना है। तो प्रोफेसर राय चौधरी के द्वारा सामंत व्यवस्था का उदय काल क्या माना गया है? तो ये 6वीं शताब्दी माना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि राय चौधरी के द्वारा 6वीं शताब्दी में सामंत व्यवस्था का उद्गम हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जागीर शब्द आपका किस भाषा से लिया गया है? ये आपका फारसी भाषा से लिया गया है। ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी और फिर से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रोफेसर इरफान हबीब के अनुसार राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि का वह भाग जिससे वह भू क्षेत्र से राजस्व वसूल करने का वैधानिक अधिकारी होता था, तो इसे क्या कहा जाता था? तो इसे जागीर कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। और ये किसके अनुसार है? इरफान हबीब के अनुसार। इरफान हबीब के अनुसार राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि का वह भाग जिससे उस भू क्षेत्र से राजस्व वसूल किया जाता था, तो ये क्या कहलाता था दोस्तों? जागीर कहलाता था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, वह भूमि जो राजा के द्वारा प्रशासित व नियंत्रित होती थी, तो जिसे राजा के द्वारा प्रशासित और नियंत्रित किया जाता था वो भूमि आपकी क्या कहलाती थी? तो वो आपकी खालसा कहलाती थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसे राजा के द्वारा प्रशासित और नियंत्रित किया जाता था वो भूमि आपकी खालसा कहलाती थी। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 6वीं शताब्दी आपको ध्यान रखना है। जागीर आपका फारसी भाषा का शब्द है और जागीर होता क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए वो भूमि जो राजा के द्वारा प्रशासित और नियंत्रित की जाती थी वो आपकी क्या कहलाती थी? तो ये आपकी खालसा कहलाती थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, मनसबदारी प्रथा किस मुगल शासक ने शुरू की थी? तो मनसबदारी प्रथा जो है ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये आपको ध्यान रखना है। ये अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मनसबदारी प्रथा जो है ये आपकी किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये आपकी अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, राजा को सामंत युद्ध व शांति के समय चाकरी देता था, यह चाकरी का अर्थ है। तो चाकरी का अर्थ क्या होता है? सेवाएं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। मध्यकालीन पट्टा रेख से आप क्या समझते हैं? तो मध्यकालीन पट्टा रेख जो होता है दोस्तों उससे आप क्या समझते हैं? पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर। पट्टा रेख का मतलब होता है दोस्तों पट्टा में जो लिखा गया कर होता है उसे ही पट्टा रेख कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। मध्यकालीन में जो कर लिया जाता था उसे पट्टा रेख कहा जाता था। आगे देखिए, मध्यकालीन भर्तु रेख से आप क्या समझते हैं? तो मध्यकालीन भर्तु रेख के बारे में यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। भर्तु रेख से आप क्या समझते हैं? राजा द्वारा सामंत को पद्धत जागीर के पट्टे में उल्लेखित रेख के अनुसार राजस्व जो भरता था, जमा करता था, उसे क्या कहा जाता है? भर्तु रेख कहा जाता है। यानी राजा द्वारा सामंत को पद्धत जागीर के पट्टे में उल्लेखित रेख के अनुसार जो राजस्व जमा करता था उसे क्या कहा जाता है? भर्तु रेख कहा जाता है। आगे देखिए, मध्यकाल में पट्टा रेख व भर्तु रेख कर था, तो ये कैसा करता? सामंत राजा को देता था। जो पट्टा रेख है और भर्तु रेख है ये सामंत के द्वारा राजा को दिया जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सामंत राजा को देता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। मध्यकाल में पट्टा रेख और भर्तु रेख जो है ये सामंत के द्वारा राजा को दिया जाता था। आगे देखिए, मध्यकाल में रेख से तात्पर्य था तो जागीर की अनुमानित वार्षिक राजस्व, यानी वही हो गया दोस्तों आपका रेख से क्या तात्पर्य हो जाएगा? कर से हो जाएगा। जागीर की अनुमानित वार्षिक राजस्व क्या कहलाता है? आपका रेख कहलाता है। जोधपुर में पेशकशी व हुक्मनामा किस प्रकार के करते? तो जोधपुर के अंदर पेशकशी और हुक्मनामा जो करते ये आपके कैसे करते दोस्तों? ये उत्तराधिकारी करते।
ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जोधपुर के अंदर जो पेशकशी कर लिया जाता था और हुक्मनामा जो कर लिया जाता था वो आपका कैसा करता, वो आपका उत्तराधिकारी करता। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है पेशकशी और हुक्मनामा कहाँ पर लिया जाता था या कहाँ पर प्रसिद्ध था, तो ये जोधपुर में। ठीक है, तो पेशकशी और हुक्मनामा आपका उत्तराधिकारी कर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, मेवाड़ व जयपुर में उत्तराधिकारी कर को किस नाम से जाना जाता था। तो मेवाड़ के अंदर और जयपुर के अंदर उत्तराधिकारी कर को नजराना के नाम से जाना जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि जोधपुर के अंदर पेशकशी और हुक्मनामा के नाम से जाना जाता था। तो पेशकशी और हुक्मनामा तो आपका मारवाड़ क्षेत्र का हो जाएगा, और मेवाड़ और जयपुर में आपका उत्तराधिकारी कर कैसा हो जाएगा, नजराना हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। आगे देखिए मित्रों, राजपूताना की रियासतों में कैद खालसा, तलवार बंदाई, नजराना, हुक्मनामा किस प्रकार के करते हैं। तो ये सभी आपके उत्तराधिकारी कर हो जाएंगे दोस्तों। तलवार बंदाई कर दोस्तों आपका किसके द्वारा लगाया गया था मेवाड़ रियासत में, तो ये आपका 1906 में लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था, पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया गया था। और इसके ही जो पिता थे 1903 में कृष्ण सिंह के द्वारा चौरी कर लगाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, एकमात्र ऐसी रियासत जहां मध्यकाल में उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। तो ऐसी कौन सी रियासत है जहां पर मध्यकाल में उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था, तो ऐसी एकमात्र रियासत थी आपकी जैसलमेर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एकमात्र ऐसी रियासत जैसलमेर थी जहाँ पर उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजवी, सरदार, गनायत, मुत्सदी, ये 4 प्रकार की श्रेणियाँ मारवाड़ में किसकी थी। तो ये 4 प्रकार की श्रेणियाँ राजवी, सरदार, गनायत, मुत्सदी, ये किसकी हो जाएगी, सामंतों की श्रेणियाँ थी। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कक्षा 12वीं की किताब में आपके सामंत के बारे में दिया गया है और यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजवी, सरदार, गनायत और मुत्सदी, ये 4 प्रकार की श्रेणियाँ आपकी किनकी हो जाएगी, सामंतों की हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। राजवी, सरदार, गनायत, मुत्सदी। मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियाँ थी, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये आप देख लीजिए और इस पर आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों। ये सवाल आपका डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। सामंतों से अगर सवाल बनेगा तो यहाँ से एग्जामिनर सवाल देने की पूरी कोशिश करेगा। मेवाड़ में जो सामंत होते थे दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता था, उमराव कहा जाता था, यह आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ में सामंतों की जो श्रेणियाँ थी उसमें एक आपकी उमराव हो जाएगी। ठीक है, प्रथम श्रेणी में सामंत कितने हो जाएंगे, आपके 16 हो जाएंगे। द्वितीय श्रेणी में 32 सामंत है और तृतीय श्रेणी के संबंध गोल के उमराव कई सौ की संख्या में होते थे। तो दोस्तों प्रथम श्रेणी के तो आपके 16 सामंत हो जाएंगे, द्वितीय श्रेणी में आपके 32 सामंत हो जाएंगे और तृतीय श्रेणी के जो सामंत थे दोस्तों उन्हें गोल के नाम से जाना जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रथम श्रेणी के 16 उमराव में सलुम्बर के सामंत का विशेष स्थान होता था। तो प्रथम श्रेणी के जो 16 सामंत थे यानी उमराव, तो सलुम्बर के सामंत का विशेष स्थान होता था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। मेवाड़ में सामंतों को उमराव कहा जाता था, प्रथम श्रेणी में आपके 16, द्वितीय श्रेणी में 32 और तृतीय श्रेणी के जो सामंत हैं उनको गोल कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, गोल सामंत जो थे ये कहाँ के प्रसिद्ध थे, तो ये आपके मेवाड़ के हो जाएंगे और तृतीय श्रेणी के सामंत हो जाएंगे। प्रथम श्रेणी के जो 16 उमराव थे उनमें सलुम्बर के सामंत का विशेष स्थान होता था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, जयपुर के किस शासक ने सामंती श्रेणी को 12 भागों में बांटा जिसे 12 कोटड़ी कहा गया है। तो सामंती श्रेणी को 12 भागों में बांटा था अपने 12 पुत्रों के लिए, तो ये पृथ्वीराज के द्वारा बांटा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पृथ्वीराज ने अपने 12 पुत्रों के लिए जयपुर को 12 भागों में बांट दिया था, इसीलिए इसे 12 कोटड़ी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, इसे 12 कोटड़ी कहा जाता है और ये सवाल आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जयपुर को 12 भागों में बांटा इसलिए इसे 12 कोटड़ी कहा जाता है। किसने बांटा था, तो पृथ्वीराज ने अपने 12 पुत्रों के लिए इसे 12 भागों में बांटा था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पृथ्वीराज आपके कौन से वाले, जयपुर वाले हैं। ठीक है, कोटा में सामंत श्रेणी को कहा जाता था, तो कोटा में सामंत श्रेणी को राजवी कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमने अभी मारवाड़ का देखा था दोस्तों, वहाँ पर भी राजवी सामंत की श्रेणी थी, ये आपको ध्यान रखना है और कोटा में भी हो जाएगी। तो कोटा में भी सामंत आपके राजवी कहलाएंगे। डावी बाई व जीवनी दाई सामंत श्रेणी व्यवस्था प्रचलन में थी, तो डावी और जीवनी, तो दोस्तों इसे डावी या डाबी कहा जाता है। तो डाबी और जीवनी जो है दोस्तों ये सामंतों की श्रेणियाँ आपकी कहाँ पर प्रचलित थी, तो ये जैसलमेर की हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डावी और जीवनी सामंतों की श्रेणी आपकी कहाँ की हो जाएगी, जैसलमेर की हो जाएगी। और ये सवाल आपका एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। डाबी और जीवनी, और डाबी आपकी बाईं और जीवनी को दाईं कहा जाता है, तो ये सामंती श्रेणी आपकी जैसलमेर की प्रचलित थी।
आगे देखिए, बीकानेर में सामंत की कितनी श्रेणियाँ थी। तो बीकानेर के अंदर सामंतों की अगर श्रेणियाँ पूछा जाए तो कितनी थी, तो ये आपकी 3 श्रेणियाँ थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो बीकानेर में सामंतों की कितनी श्रेणियाँ हो जाएगी, 3 श्रेणियाँ हो जाएगी। आगे देखिए, राजा के बाद राज्य का प्रमुख प्रधान होता था, इसे रियासतों में जाना जाता था। तो राजा के बाद जो राज्य का प्रमुख होता था उसे किस नाम से जाना जाता था, प्रधान के नाम से जाना जाता था। यह सवाल दोस्तों अभी आपका 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, एग्जाम मेरे को याद नहीं आ रहा कौन से एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन अभी ये आपका 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। राजा के बाद जो राज्य का प्रमुख होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे प्रधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और प्रधान जो होते थे इन्हें कोटा और बूंदी में क्या कहा जाता था दोस्तों, तो इन्हें कोटा और बूंदी में दीवान के नाम से जाना जाता था। तो कोटा बूंदी में इन्हें दीवान के नाम से जाना जाता था। मेवाड़ मारवाड़ जैसलमेर में इन्हें प्रधान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यहाँ पर प्रधान है तो यहाँ पर भी प्रधान के नाम से जाना जाता था, लेकिन कोटा बूंदी में इन्हें दीवान के नाम से जाना जाता है। जयपुर में मुसाहिब व बीकानेर में मुख्तियार के नाम से जाना जाता था। तो जयपुर में इन्हें मुसाहिब कहा जाता है और बीकानेर में मुख्तियार कहा जाता है। यानी कि जयपुर में जो प्रधान होता था उसे मुसाहिब कहा जाता है। ठीक है, जयपुर में जो प्रधान होता है उसे मुसाहिब कहा जाता है और बीकानेर में जो होता था उसे मुख्तियार कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मुसाहिब और मुख्तियार, मुख्तियार आपका बीकानेर में और मुसाहिब आपका जयपुर में, और कोटा और बूंदी में दीवान हो जाएगा और मेवाड़ मारवाड़ जैसलमेर में प्रधान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भरतपुर में राजा के बाद प्रधान को कहा जाता था। तो भरतपुर में राजा के बाद प्रधान को क्या कहा जाता था, तो इसे मुख्तियार कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी भरतपुर में भी आपका मुख्तियार कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। तो बीकानेर में भी आपका मुख्तियार हो जाएगा और भरतपुर में भी आपका मुख्तियार हो जाएगा। ठीक है, प्रधान को मुख्तियार कहा जा रहा है। बख्शी नामक सामंत पर विभाग होता था। तो बख्शी नामक सामंत पर कौन सा विभाग होता था, सैनिक विभाग, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बख्शी नामक सामंत पर विभाग कौन सा होता था आपका, तो सैनिक विभाग होता था। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। आगे देखिए, सेना व किलों पर होने वाले खर्च का विवरण व सामंतों की रेख का हिसाब रखने वाला होता था। तो सेना व किलों पर जो खर्च होता था दोस्तों उसका विवरण रखने वाला और सामंतों की रेख का हिसाब रखने वाला क्या कहलाता था, आपका नायब बख्शी कहलाता था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नायब बख्शी आपका कहलाता था, जो आपका हिसाब रखता था सैन्य और किलों की जो हिसाब रखता था दोस्तों वो आपका क्या कहलाता था, नायब बख्शी कहलाता था। तो सेना और किलों का जो हिसाब रखेगा, खर्च का विवरण, सामंतों की रेख का हिसाब रखने वाला नायब बख्शी कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और बख्शी नामक सामंत जो होता है इस पर कौन सा विभाग होता है, सैनिक विभाग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में कोतवाल के समान गैर सैनिक कर्मचारियों के रोजगार से संबंधित कार्य देखता था। तो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर कोतवाल के समान और गैर सैनिक कर्मचारियों के रोजगार से संबंधित कार्य कौन देखता था, तो यहाँ पर बोला गया गैर सैनिक कर्मचारियों के रोजगार से संबंधित कार्य कौन देखता था, तो ये आपका सिकदार देखता था। ये आपको ध्यान रखना है। कौन देखता था दोस्तों, सिकदार देखता था। ठीक है, आगे देखिए, धर्मार्थ, शिक्षण कार्य, साहित्य लेखन कार्य, चारण व भाट को अनुदान स्वरूप दी गई भूमि क्या कहलाती थी। तो धर्मार्थ, शिक्षण कार्य और साहित्य लेखन के लिए जो चारण होते थे और जो भाट होते थे उनको अनुदान स्वरूप जो भूमि दी जाती थी वो क्या कहलाती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को आप रट लेना दोस्तों। ये आपकी क्या कहलाती थी, ये आपकी दोस्तों शासन जागीर भूमि या माफी जागीर भूमि कहलाती थी। ये आपको ध्यान रखना है। शासन जागीर भूमि या फिर माफी जागीर भूमि कहलाती थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शासन या फिर माफी जागीर भूमि। आगे देखिए, वह भूमि जिस पर पशुओं का चारा उगाया जाता था ये आपकी क्या कहलाती थी। तो जहाँ पर पशुओं का चारा उगाया जाता था ये आपकी चारागाह भूमि, गोचर भूमि या चरनोता भूमि कहलाती थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मध्यकालीन में जागीर भूमि 4 प्रकार की थी, उसमें शामिल है। तो मध्यकालीन में जागीर भूमि 4 प्रकार की थी, उसमें क्या क्या शामिल है, सामंत जागीर, हुकूमत जागीर, भौम की जागीर और शासन जागीर। शासन जागीर मैंने आपको समझा दिया दोस्तों, जो अनुदान स्वरूप दी जाती थी। तो ये तो आपकी शासन जागीर हो जाएगी। एक आपकी सामंत जागीर है, एक हुकूमत जागीर है और एक आपकी भौम की जागीर है। ठीक है, आगे देखिए, भरतपुर के राजा सूरजमल के समय 1763 ईस्वी में भरतपुर राज्य की कृषि की आय प्रतिवर्ष थी। तो 1763 के समय भरतपुर राज्य की कृषि आय प्रतिवर्ष कितनी थी, तो ये 17.5 लाख थी। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कितनी थी, 17.5 लाख। भरतपुर के राजा सूरजमल के समय की बात की जा रही है। इस समय भरतपुर के राज्य कृषि की आय 17.5 लाख थी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मध्यकाल में लगान वसूली जो की जाती थी, लाटा और बंटाई। तो लाटा और बंटाई क्या होती थी दोस्तों, फसल कटने योग्य होने पर जो लगान वसूली की जाती थी उसे ही लाटा और बंटाई कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
आगे देखिए, मुकाता लगान वसूली थी, तो मुकाता लगान वसूली आपकी क्या हो जाएगी, कर निर्धारण एक मुश्त का या फिर नगद। तो मुकाता लगान वसूली कर निर्धारण एक मुश्त या फिर जो नगद लिया जाता था उसे मुकाता कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस इतिहासकार ने राजस्थान की सामंती व्यवस्था के लिए इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के समान उल्लेख किया है। तो सामंती व्यवस्था के लिए, राजस्थान की जो सामंती व्यवस्था है उसके लिए इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के समान उल्लेख किया है, तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सामंत व्यवस्था मूलतः थी, तो सामंत व्यवस्था क्या थी, तो प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था थी दोस्तों। सैनिक की जो व्यवस्था थी, प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था, इसे ही सामंत व्यवस्था कहा जाता है। सामंत जागीर पर सामंत का अधिकार था, तो सामंत जागीर पर सामंत का अधिकार कैसा होता था दोस्तों, जन्मजात होता था, ये आपको ध्यान रखना है। सामंत जागीर पर सामंत का अधिकार जन्मजात होता था, यह आपसे पूछा जा सकता है। सामंत प्रशासन का मूल स्वरूप था, तो सामंत प्रशासन का मूल स्वरूप कैसा था, टेंट के समान, ये आपको ध्यान रखना है। सामंत प्रशासन का मूल स्वरूप टेंट के समान था। आगे देखिए, राजा के उत्तराधिकारी निश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाते थे, तो राजा के उत्तराधिकारी निश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाते थे, तो मुत्सदी को निश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाते थे राजा के उत्तराधिकारी, ये आपको ध्यान रखना है। खालसा में न्याय का कार्य करते थे, तो खालसा में न्याय का कार्य आपके कौन करते थे, तो ये हाकिम करते थे। कौन करते थे दोस्तों, हाकिम, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, बापीदार किसान, तो बापीदार किसान कौन होते थे, जो अपने खेत के स्वामी होते थे उन्हें क्या कहा जाता है, बापीदार किसान कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल पुस्तक में राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है, तो राजस्थान का भूगोल जो पुस्तक है उसमें प्रोफेसर मिश्रा ने इसे 7 भागों में बांटा है, ये आपको ध्यान रखना है। भौगोलिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा है। ठीक है, और ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने इसे 7 भागों में बांटा है। आगे देखिए, 1971 में प्रोफेसर राम लोचन सिंह ने राजस्थान को कितने भागों में बांटा है, तो 1971 में प्रोफेसर राम लोचन सिंह, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, राम लोचन सिंह ने 1971 में राजस्थान को कितने भागों में बांटा है, तो 2 वृहद प्रदेश, 4 उपभाग और 12 लघु प्रदेश। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 तो वृहद प्रदेशों में बांटा है, 4 उपभाग में बांटा है और 12 लघु प्रदेशों में बांटा है। किसने, राम लोचन सिंह ने, ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, 2 वृहद प्रदेशों में राम लोचन सिंह के द्वारा बांटा गया है और 4 उपभागों में और 12 लघु प्रदेशों में। आगे देखिए, प्रोफेसर तिवारी व सक्सेना ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल पुस्तक 1994 में राजस्थान प्रदेशों का निर्धारण किया है, तो प्रोफेसर तिवारी और सक्सेना ने राजस्थान का जो भौगोलिक प्रदेश है उसको प्रमुख गौण और तृतीयक और सूक्ष्म प्रदेशों में निर्धारण किया है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख, गौण और तृतीयक और सूक्ष्म, यानी 4 भागों में बांटा है, एक तो प्रमुख, एक गौण, एक तृतीयक और एक आपका सूक्ष्म हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में थार मरुस्थल का विस्तार है, तो राजस्थान के अंदर थार मरुस्थल का विस्तार यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। राजस्थान का विस्तार यहाँ पर नहीं पूछा गया है, थार मरुस्थल का विस्तार यहाँ पर पूछा गया है, और ये सवाल आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा दोस्तों। थार मरुस्थल का जो विस्तार है वो आपका 25 डिग्री उत्तरी से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि 25 डिग्री लगभग यहाँ पर आता है और 30 डिग्री लगभग आपका यहाँ पर आता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये 25 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके ये आपका 70 डिग्री 75 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो ये आपका 70 डिग्री 75 मिनट पूर्वी देशांतर है, ये आपको ध्यान रखना है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, थार मरुस्थल का जो विस्तार है वो 25 डिग्री उत्तरी से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, आगे देखिए, अरावली की चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में बताइए। तो अरावली की चोटियों को ऊंचाई के अनुसार सबसे पहले आपकी गुरु शिखर आ जाएगी, फिर शेर आ जाएगी, फिर आपकी दिलवाड़ा है, फिर आपकी जरगा आ जाएगी दोस्तों। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर है। शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो 1597 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपकी दिलवाड़ा आती है और उसके बाद आपकी जरगा आती है। तो ये 2 ऊंचाई तो आपको स्पेशली ध्यान रखनी है दोस्तों। बाकी दिलवाड़ा भी आपकी पूछी जा सकती है और जरगा भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, दिलवाड़ा की ऊंचाई आपकी लगभग 1442 मीटर है और जरगा की 1431 है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, पर्वत व ऊंचाई, तो जयगढ़ की जो ऊंचाई है वो 648 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। भानगढ़ आपकी अलवर में पड़ती है, इसकी ऊंचाई 649 मीटर है और सिरावास चोटी आपकी उत्तरी अरावली में पड़ती है, इसकी ऊंचाई भी आपकी 651 मीटर है। तो ये आपकी क्लास 12 की बुक में दी गई है, तो हो सकता है पूछी जाए। ठीक है, तो जयगढ़ की ऊंचाई 648 मीटर है, भानगढ़ की 649 मीटर है और सिरावास चोटी आपकी 651 मीटर है। ठीक है, आगे देखिए,
पर्वत श्रेणी अरावली की है, तो अचलगढ़ अरावली की है, कुंभलगढ़ भी अरावली की है, नागपाड़ भी अरावली की है। ठीक है, अचलगढ़ आपका सिरोही में पड़ता है, कुंभलगढ़ आपका राजसमंद में पड़ता है, नागपाड़ आपका अजमेर में पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की भूमिका व सामाजिक विकास, यह आपका कक्षा 12वीं के अंदर टॉपिक दिया गया है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। रियासत काल में अड़सठा क्या है, तो अड़सठा किसे कहा जाता है दोस्तों, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो अड़सठा किसे कहा जाता है, जयपुर राज्य का भूमि संबंधी जो रिकॉर्ड होता है, यानी कि जयपुर राज्य का भूमि संबंधी जो रिकॉर्ड था दोस्तों, उसे अड़सठा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अड़सठा जयपुर राज्य का भूमि संबंधी जो रिकॉर्ड होता है उसे अड़सठा कहा जाता है। आगे देखिए, रियासतकालीन राज्य में प्रचलित चीरा नाम है, तो चीरा किसका नाम है, यह तहसील प्रशासन का नाम है दोस्तों। तो तहसील प्रशासन को रियासतकालीन में क्या कहा जाता था, चीरा कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो तहसील प्रशासन को क्या कहा जाता है, चीरा कहा जाता है। जब्ती मध्यकालीन राजस्थान में एक भू राजस्व प्रणाली थी, तो जब्ती मध्यकालीन राजस्थान में एक भू राजस्व प्रणाली आपकी क्या हो जाएगी, भू लगान निर्धारण की एक विधि हो जाएगी। तो भू लगान निर्धारण की एक विधि आपकी हो जाएगी जब्ती मध्यकालीन विधि। ठीक है, आगे देखिए, जागीरदार द्वारा अपनी जागीर का दौरा करने के समय किसानों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था। तो जागीरदार द्वारा अपनी जागीर का दौरा करने के समय किसानों से जो कर लिया जाता था उसे खिड़की लाख कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है, क्या कहा जाता था, खिड़की लाख कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। जागीरदार द्वारा अपनी जागीर का जब दौरा किया जाता था तो उस समय खिड़की लाख कर लिया जाता था, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए, भू राजस्व के कर्मचारियों द्वारा किसानों से कर के अलावा जो अवैध राशि वसूल की जाती थी उसे कहा जाता था। तो भू राजस्व के कर्मचारियों द्वारा किसानों से कर के अलावा जो अवैध राशि वसूल की जाती थी उसे दस्तूर लाख कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भू राजस्व के कर्मचारियों द्वारा किसानों से कर के अलावा जो अवैध राशि ली जाती थी उसे दस्तूर लाख कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो अवैध राशि ली जाती है उसे दस्तूर लाख कहा जाता था। आगे देखिए, कर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है वो देखिए आप। लाचो क्या होता है दोस्तों, खर्च की पूर्ति हेतु लिया जाने वाला कर। तो खर्च की पूर्ति हेतु लिया जाने वाला कर आपका लाचो कहलाता है, यह आपसे पूछा जा सकता है। अखराई क्या होता है, राजकोष में जमा होने वाली राशि पर दी जाने वाली रसीद हेतु कर। तो राजकोष में जमा होने वाली राशि पर दी जाने वाली रसीद हेतु कर आपका अखराई कहलाता है। ठीक है, और डांड क्या होता है दोस्तों, आपका एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने वाला जो सामान है उस पर जो कर लगाया जाता था वो आपका डांड कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सामान पर लगने वाला कर एक राज्य से दूसरे राज्य में जब ले जाएंगे तो डांड कर लगता था, ये आपको ध्यान रखना है। और अखराई आपका कब लगता है, राजकोष में जमा होने वाली राशि पर दी जाने वाली रसीद हेतु कर। ठीक है, और खर्च की पूर्ति के लिए जो कर लगता है आपका वो लाचो कर हो जाएगा। आगे देखिए, वे राजपूत जिन्होंने राज्य की रक्षा या राजकीय सेवाओं के लिए अपना बलिदान दिया हो उन्हें नाम मात्र के कर पर भूमि दी जाती थी, तो वो क्या कहलाते थे, आपके भूमे कहलाते थे। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। वे राजपूत जिन्होंने राज्य की रक्षा और राजकीय सेवाओं के लिए अपना बलिदान दे दिया उन्हें नाम मात्र के कर पर भूमि दी जाती थी, तो वो क्या कहलाते थे, आपके भूमे कहलाते थे। तो वो क्या कहलाते थे, आपके भूमे कहलाते थे। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जयपुर रियासत में आयात निर्यात, सीमा शुल्क तथा चुंगी कर को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था। तो आयात निर्यात कर, सीमा शुल्क और चुंगी कर को जयपुर रियासत के अंदर सायर कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सायर, तो सायर कर कौन सा हो जाएगा, जयपुर रियासत वाला हो जाएगा। आयात निर्यात, सीमा शुल्क और चुंगी कर हो जाएगा। आगे देखिए, मुसाहिब क्या है, तो मुसाहिब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आराम से पढ़ाई करनी है। इन चीज़ों को बस आपको एक बार देख लेना है, जब सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आपको अपने आप याद आ जाएगा। भूमिया ऑप्शन में दिया जाएगा तो आपका दिमाग अपने आप काम करेगा। भाई जब बलिदान दिया जाता है तो नाम मात्र के कर पर भूमि दी जाती है तो भूमिया कहलाता है। शायर आपके दिमाग में अपने आप काम कर जाएगा, बस आप एक बार सुन लीजिए इनको ढंग से। मुसाहिब क्या है, तो मुसाहिब आपका रियासत का प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो मुसाहिब क्या हो जाएगा दोस्तों, रियासत का प्रधानमंत्री हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। मुसाहिब क्या हो जाएगा, रियासत का प्रधानमंत्री। आगे देखिए, मध्यकालीन राजस्व व्यवस्था में किस भूमि पर शिकार करने का अधिकार था। तो मध्यकालीन राजस्थान व्यवस्था में किस भूमि पर शिकार करने का अधिकार था, तो खालसा और चरनोत। तो खालसा भूमि और चरनोत भूमि पर शिकार कर सकते थे आप। तो खालसा भूमि और चरनोत भूमि पर शिकार कर सकते थे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत में किस वर्ष उदारीकरण का प्रारंभ हुआ। तो भारत में किस वर्ष उदारीकरण का प्रारंभ हुआ था, तो ये 1991-92 में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उदारीकरण का प्रारंभ कब हुआ था, 1991-92 में हुआ था। बेसिक सा सवाल है, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में राजस्थान का देश में स्थान है। तो राजस्थान का देश में कौन सा स्थान हो जाएगा, राजस्थान का देश में 8वां स्थान हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
2011 की जनगणना के अनुसार। आगे देखिए, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम RSRTC की शुरुआत कब हुई? तो राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम RSRTC की शुरुआत आपकी 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। कब हुई थी दोस्तों? ये आपकी 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम RSRTC की स्थापना आपकी 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की रियासत में हवाई अड्डा था। तो स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की कौन सी रियासत में हवाई अड्डा था? तो ये आपका जोधपुर में था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। स्वतंत्रता मिलने से पहले राजस्थान की रियासत में किस रियासत में हवाई अड्डा था? तो ये जोधपुर में था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में है? तो ये आपका जयपुर जिले में हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, पंजाब हरियाणा राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना भाखड़ा नागल में राजस्थान का हिस्सा है। तो भाखड़ा नागल में राजस्थान का हिस्सा कितना हो जाएगा? 15.2% हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये किसका संयुक्त उपक्रम है? पंजाब हरियाणा राजस्थान का भाखड़ा नागल जो है ये संयुक्त उपक्रम है। और यहाँ पर राजस्थान की भूमिका कितनी है? 15.2%। ये आपको ध्यान रखना है, यानी राजस्थान का हिस्सा 15.2% है। आगे देखिए, चंबल परियोजना से किस बांध से विद्युत उत्पादित नहीं होती है? तो चंबल परियोजना से किस बांध से विद्युत उत्पादित नहीं होती है? तो कोटा बैराज जो है दोस्तों, ये आपका विद्युत का उत्पादन नहीं करता है। ये काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ। कोटा बैराज जो है ये विद्युत का उत्पादन नहीं करता है। और सर्वाधिक प्रदूषित जो है आपका, वो भी कौन सा है? आपका कोटा बैराज है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोटा बैराज का निर्माण जो है ये प्रथम चरण में हुआ था। आगे देखिए, मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना चंबल नदी परियोजना में राजस्थान का हिस्सा है। तो चंबल नदी परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 50% है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा MP का कितना है? MP का भी 50% है। तो 50-50 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, माही बजाज सागर परियोजना जो है उसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो उसमें 45% है। और उसमें गुजरात का हिस्सा कितना है? तो गुजरात का हिस्सा उसमें 55% है। तो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है आपकी माही बजाज सागर परियोजना। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, चंबल घाटी परियोजना में कौन सा बांध प्रथम चरण में बना? तो प्रथम चरण में आपका कौन सा बांध बना था? तो एक तो आपका गांधी सागर बांध बना था जो कि आपका मंदसौर MP में स्थित है। और एक आपका कोटा बैराज बना था। यह आपका प्रथम चरण में बना था। दूसरे चरण में आपका राणा प्रताप सागर बांध बना था दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरे चरण में आपका कौन सा बांध बना था? जवाहर सागर बांध बना था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान व गुजरात के बीच माही नदी के जल उपयोग को लेकर समझौता कब हुआ? तो माही नदी के जल उपयोग को लेकर राजस्थान और गुजरात के मध्य समझौता आपका 1966 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल फ्यूचर में आपका जरूर बनेगा दोस्तों। तो ये 1966 आपको ध्यान रखना है। राजस्थान और गुजरात के मध्य समझौता कब हुआ था? माही नदी को लेकर ये 1966 में हुआ था। आगे देखिए दोस्तों, जाखम सिंचाई परियोजना आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी प्रतापगढ़ में स्थित है। बिसलपुर सिंचाई परियोजना आपकी कहाँ पर स्थित है? तो टोंक में स्थित है दोस्तों। और सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना आपकी डूंगरपुर में हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है। और मेजा बांध कहाँ पर हो जाएगा? आपका भीलवाड़ा में हो जाएगा। ठीक है, तो सोम कमला अंबा आपकी डूंगरपुर की हो जाएगी, मेजा बांध आपका भीलवाड़ा का हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, सोना कल्याण, मैक्सिकन, सोनालिका, कोहिनूर किस फसल की किस्म है? तो सोना कल्याण, मैक्सिकन, सोनालिका और कोहिनूर आपकी गेहूं की किस्में हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ज्योति, RS6 किस फसल की किस्म है? तो ज्योति और RS6 जो है दोस्तों ये आपकी जौ की किस्म है। ये आपको ध्यान रखना है। किसकी हो जाएगी? आपकी जौ की हो जाएगी। और राजकिरण जो है दोस्तों ये भी आपकी जौ की किस्म है। अमेरिकन कपास मुख्यतः किस जिले में होती है? तो अमेरिकन कपास आपकी मुख्यतः कौन से जिले में होती है? तो ये आपकी श्रीगंगानगर में होती है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर होती है? अमेरिकन कपास आपकी श्रीगंगानगर में होती है। 1949 में गठित मंत्रिमंडल के प्रथम शिक्षा व गृह मंत्री बने थे। तो 1949 में गठित मंत्रिमंडल के प्रथम शिक्षा व गृह मंत्री आपके कौन बने थे? तो प्रोफेसर प्रेम नारायण माथुर बने थे। ये आपको ध्यान रखना है। कौन बने थे? प्रोफेसर प्रेम नारायण माथुर। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये आपका फ्यूचर में बन सकता है। 1949 में गठित मंत्रिमंडल जो था उसके प्रथम शिक्षा और गृह मंत्री आपके कौन बने थे? प्रेम नारायण माथुर बने थे। ठीक है, आगे देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया? तो किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत डाला गया था दोस्तों, जो कि आपका 1976 में हुआ था। ठीक है, राधा कृष्णन आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब किया? तो राधा कृष्णन आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन आपका 1948-49 में किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राधा कृष्णन आयोग का गठन आपका 1948-49 में किया गया। मुदालियर आयोग का गठन कब किया गया? तो मुदालियर आयोग का गठन आपका कब किया गया? तो मुदालियर आयोग का गठन दोस्तों आपका 1952 में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। मुदालियर आयोग का गठन कब किया गया? 1952 में किया गया। ये पूछा जा सकता है दोस्तों। मुदालियर आयोग का गठन आपका 1952 में किया गया।
राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना आपकी 1961 में हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना आपकी 1961 में हुई है। कोठारी आयोग कब गठित हुआ, जिसे शिक्षा आयोग भी कहते हैं? तो कोठारी आयोग कब गठित हुआ आपका, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये आपका 1964-66 में गठित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोठारी आयोग आपका 1964-66 में गठित हुआ था, जिसे शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, 1964-66 में गठित कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कोठारी आयोग के अध्यक्ष आपके दौलत कोठारी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? दौलत कोठारी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, कोठारी आयोग शिक्षा आयोग के अध्यक्ष दौलत कोठारी किस जिले के निवासी थे? तो दौलत कोठारी जो है आपके दोस्तों, ये उदयपुर जिले के निवासी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1964-66 में कोठारी आयोग का गठन हुआ, जिसे शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। दौलत कोठारी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे और इनका संबंध उदयपुर जिले से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 1964-66 में कोठारी आयोग के क्या सुझाव थे? तो कोठारी आयोग के सुझाव देख लेते हैं। इसी आधार पर 1968 में देश की पहली शिक्षा नीति बनी। तो इसी आयोग के आधार पर 1968 में देश की पहली शिक्षा नीति बनी थी, ये आपको ध्यान रखना है। 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की गई, यानी 10 फिर +2 फिर +3 शिक्षा प्रणाली यहाँ पर लागू की गई थी। राजस्थान में भी यही सुझाव नीति लागू हुई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कोठारी आयोग आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोठारी आयोग के सुझाव पर ही दोस्तों 1968 में देश की पहली शिक्षा नीति बनी थी। 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी और राजस्थान में भी यही सुझाव नीति लागू की गई। आगे देखिए, आरटी एक्ट 2009 किस वर्ष देश में लागू हुआ? तो आरटी एक्ट आपका 2009 का है, ये आपका 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, ये आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिक सा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को आपका आरटी एक्ट 2009 लागू हुआ था। राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया? तो राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया? ये आपका 2001 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो 2001 में प्रारंभ किया गया। आगे देखिए, वंचित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ने हेतु राज्य सरकार ने शिक्षा आपके द्वार योजना कब शुरू की? तो वंचित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ने हेतु राज्य सरकार ने शिक्षा आपके द्वार 2001 में शुरू की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और सर्व शिक्षा अभियान जो है ये भी आपका 2001 में शुरू हुआ था और शिक्षा आपके द्वार भी 2001 में शुरू हुई थी। आगे देखिए, राजस्थान में साक्षरता बढ़ाने हेतु क्या प्रयत्न किए गए हैं, वो हम देख लेते हैं। गुरु मित्र योजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों यूनिसेफ के वित्तीय सहयोग से। 1994-95 में आपकी गुरु मित्र योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, गुरु मित्र योजना की शुरुआत 1994-95 में यूनिसेफ के वित्तीय सहयोग से की गई थी। लोक जुम्बिश योजना, यह योजना सीडा के वित्तीय सहयोग से चलाई गई। तो लोक जुम्बिश योजना जो है ये सीडा के वित्तीय सहयोग से चलाई गई थी। आगे देखिए, सरस्वती योजना, यह योजना 1994-95 से लागू हुई। इसके तहत 5वीं उत्तीर्ण आशार्थी महिला को प्रशिक्षित कर सरस्वती भवन बनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सरस्वती योजना आपकी 1994-95 की हो जाएगी। गुरु मित्र योजना आपकी 1994-95 की हो जाएगी। आगे देखिए दोस्तों, 14 फरवरी 2006 को राजस्थान के किस जिले में टेली मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन हुआ? तो 14 फरवरी 2006 को राजस्थान के किस जिले में टेली मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन हुआ? तो ये झालावाड़ में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कहाँ पर हुआ था? झालावाड़ में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 14 फरवरी 2006 को राजस्थान के किस जिले में टेलीमेडिसिन सेंटर का उद्घाटन हुआ? झालावाड़ में। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर की स्थापना 2004 में हुई थी। सन 1950-51 में राजस्थान की साक्षरता थी। तो 1950-51 में राजस्थान की साक्षरता 8.95% थी दोस्तों। कितनी थी? लगभग 9%, 8.95% आपकी 1950-51 में साक्षरता हो जाएगी। और अभी वर्तमान में कितनी है दोस्तों राजस्थान के अंदर? ये आपकी 66% है। आगे देखिए, राजस्थान में किस वर्ष शिक्षा को समर्पित बजट था? तो राजस्थान में किस वर्ष शिक्षा को समर्पित बजट था? तो 1993-94 में था, ये आपको ध्यान रखना है। तो शिक्षा को समर्पित बजट राजस्थान के अंदर कब था? तो ये 1993-94 में था, ये आपसे पूछा जा सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपका 1986 में बना था। कब बना था दोस्तों? 1986 में बना था। आगे देखिए, राजस्थान में किस औद्योगिक नीति के तहत 1994 में उदारीकरण का सिलसिला शुरू हुआ? तो ये तीसरी औद्योगिक नीति के तहत 1994 में उदारीकरण का सिलसिला शुरू हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तीसरी औद्योगिक नीति के तहत 1994 में उदारीकरण का सिलसिला शुरू हुआ। लघु व सीमांत कृषकों को कुओं के निर्माण व लघु सिंचाई के लिए कौन सी योजना संचालित है? तो जीवन धारा योजना जो है दोस्तों
ये कुओं के निर्माण से संबंधित है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लघु व सीमांत कृषकों को कुओं के निर्माण व लघु सिंचाई के लिए कौन सी योजना संचालित है? तो जीवन धारा योजना। तो जीवन धारा योजना का संबंध किससे है दोस्तों? कुओं के निर्माण से है। ठीक है, आगे देखिए, डांग क्षेत्र विकास योजना कब शुरू हुई? तो डांग क्षेत्र विकास योजना आपकी 1995-96 में शुरू हुई थी। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना दोस्तों, क्या ये सही दे रखा है? डांग क्षेत्र विकास योजना आपकी कब शुरू हुई थी? 1995-96 में। इसको एक बार क्रॉस चेक करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अलवर भरतपुर क्षेत्र में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम आपका कब शुरू हुआ? तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम आपका अलवर भरतपुर में 1987-88 में शुरू हुआ था। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम आपका 1987-88 में शुरू हुआ। ठीक है, और कहाँ पर शुरू हुआ? अलवर भरतपुर में। आगे देखिए, राजीव गांधी पारंपरिक जल स्रोत संधारण कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो राजीव गांधी पारंपरिक जल स्रोत संधारण कार्यक्रम आपका 1999 में लागू किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब लागू किया गया? 1999 में। सेवानिवृत्त व्यक्ति अपनी अभिरुचि के अनुसार स्वैच्छिक सेवाएं किस योजना के तहत प्रदान कर सकता है? तो वानप्रस्थ योजना के तहत। सेवानिवृत्त व्यक्ति जो सेवा से हट चुका है अपनी अभिरुचि के अनुसार स्वैच्छिक सेवाएं किस योजना के तहत प्रदान कर सकता है? तो वानप्रस्थ योजना के तहत वो अपनी सेवाएं प्रदान कर सकता है। यह आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, इंदिरा गांधी आवास योजना आपकी कब शुरू हुई थी? तो ये आपकी 1996 में शुरू हुई थी। एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना आपकी कब शुरू हुई थी? तो ये 1992-93 में शुरू हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जा सकती है। एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना आपकी 1992-93 में शुरू हुई थी। मरु विकास योजना 1991 में शुरू हुई थी दोस्तों। मरु विकास कार्यक्रम आपका 1977-78 में चलाया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। और मरु विकास योजना आपकी 1991 में शुरू हुई थी। आगे देखिए, सांसद विकास योजना आपकी कब शुरू हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो सांसद विकास कार्यक्रम आपका दोस्तों 1992-93 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1992-93 में। यह आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जीवन धारा योजना आपकी 1995-96 की हो जाएगी। और 20 सूत्रीय कार्यक्रम आपका 1975 का हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम आपका 1975 का हो जाएगा। ठीक है, यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। 20 सूत्रीय कार्यक्रम आपका कब का हो जाएगा? 1975 का हो जाएगा। जीवन धारा योजना 1995-96 में शुरू हुई। और सांसद विकास कार्यक्रम आपका 1992-93 में शुरू हुआ। आगे देखिए दोस्तों, कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन को शामिल किया गया? तो गरीबी उन्मूलन को कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन को शामिल किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करेंगे। बाकी आगे के जो सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 2 वीडियो में आपका इसका पूरा मैटर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।